सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। पिछले एक दो एपिसोड पहले ही हमने बात करी थी तारिक रहमान के बारे में। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और हमने ये बात करी थी कि वो भारत आएंगे या नहीं आएंगे। इसको लेकर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार विवाद चलता जा रहा है। इस पर नई अपडेट्स आई हैं। हमने आपको बोला था अगर अपडेट आएंगे तो हम बताएंगे, तो हम आपके सामने हाजिर हो गए। बात करेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, क्या वो भारत आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये भी जानेंगे। तो पहली बात तो ये सुन लीजिए कि बांग्लादेश ने दो डिमांड रख दी हैं साहब। दो डिमांड क्या रख दी हैं उनकी बात करते हैं डिटेल में, और आखिरी में एनालाइज करेंगे कि क्या वो भारत आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो थोड़ा सा प्री कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं आपको। तारिक रहमान भारत आने वाले थे ब्रिक्स की मीटिंग के लिए। ब्रिक्स की मीटिंग जो है देशों का संगठन है, पर बांग्लादेश इसका पार्ट नहीं है। वो भारत इसलिए आ रहे थे बांग्लादेश की तरफ से क्योंकि ब्रिक्स की एक बॉडी है बिम्स्टेक, उसके ये चेयरमैन है। तो भारत ने बुलाया था क्योंकि अभी तक कोई विजिट हुई नहीं है। प्रधानमंत्री और तारिक रहमान भारत में कभी मिले नहीं है एक साथ, तो एक बड़ी जो है मीटिंग ये मानी जा रही थी। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिलहाल तो उनकी दो डिमांड जो आई हैं, सबसे पहली डिमांड जो काफी समय से चल रही है, शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन की डिमांड। मतलब वो बोल रहे हैं कि शेख हसीना हमें वापस चाहिए, क्योंकि जो सरकार है फिलहाल बांग्लादेश में वो शेख हसीना को देशद्रोही ही मानती है एक तरह से। जब ये बवाल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में, सरकार गिरी, मोहम्मद यूनुस आए और उसके बाद चुनाव भी हुए, तब से लेकर शेख हसीना अभी तक भारत में रह रही हैं। और कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की नई दिल्ली में। तो इसको लेकर काफी आहत है बांग्लादेशी सरकार। और जो एक व्यक्ति हैं AKM शहीदुल करीम, उन्होंने कुछ बात कही है इसको लेके। मैं आपको बताता हूं उन्होंने कहा क्या है और ये है कौन। सबसे पहली बात तो ये बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता हैं। इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश हैज एक्सप्लिसिटली आस्क्ड इंडिया टू एक्सपेडाइट द एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना एंड अदर फ्यूजिटिव्स। ये अदर फ्यूजिटिव्स में कौन है ये भी आपको बताऊंगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है ढाका ऑल्सो वांट्स इंडिया टू हैंड ओवर इंडिविजुअल्स अक्यूज्ड ऑफ किलिंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी। मतलब शेख हसीना के साथ साथ इनके एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिनकी हत्या हुई, उनका नाम था शरीफ उस्मान हादी। इनके जो किलर्स हैं वो भारत में हैं और बांग्लादेश उन किलर्स की भी डिमांड कर रहा है। अच्छा, और क्यों डिमांड कर रहा है? क्योंकि एक बायलैटरल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। इस ट्रीटी में कहा गया था कि अगर कोई क्रिमिनल है, और इसके 3-4 मेन पॉइंट थे इनके, अगर कोई क्रिमिनल है, कोई इस देश से क्राइम करके दूसरे देश भाग जाता है, तो दूसरा देश उस क्रिमिनल को, उस व्यक्ति को सौंपने का काम करेगा दूसरे देश को। अच्छा, तो इसके जो सबसे मेन फीचर है वो डुअल क्रिमिनलिटी का फीचर है। इसमें कहा जाता है कि द ऑफेंस मस्ट बी अ क्राइम पनिशेबल अंडर द लीगल सिस्टम्स ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब ऐसा क्राइम होना चाहिए जो दोनों ही देशों के लीगल सिस्टम में आता हो। अगर किसी एक देश के लीगल सिस्टम में आता है तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। 16 में इसमें अमेंडमेंट होता है। उसमें लिखा जाता है कि लोअर्ड एविडेंटरी रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ एविडेंस की रिक्वायरमेंट्स कम कर दी गई। मतलब अगर पहले 4 सबूत चाहिए होते तो अब 2 पे भी ये काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, कुछ चीजों को इसमें राहत भी मिली है। उसमें सबसे पहली बात पॉलिटिकल ऑफेंसेस हैं, ठीक है जी, और पॉलिटिकल परसिक्यूशन भी इसमें है। तो इसीलिए जो है रिफ्यूजल का ग्राउंड ये बन सकता है, तभी शेख हसीना भारत में अभी तक मौजूद है, वरना अभी तक चली गई होती है अगर वो ये पॉलिटिकल ऑफेंसेस ना होते या फिर पॉलिटिकल परसिक्यूशन ना होता। क्योंकि ये तो अगर ये चले जाएंगे वहां पर शेख हसीना, तो सीधा उनका पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो जाएगा। उनका क्या होगा क्या नहीं होगा ये भी नहीं पता। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं दिसंबर में बांग्लादेश जाऊंगी और मैं बांग्लादेश में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र फिर से स्थापित करूंगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनके किलर्स मांगे जा रहे हैं उनकी थोड़ी बात करते हैं। जनाब का नाम है शरीफ उस्मान हादी। अब ये है कौन? अच्छा, अगर मैं इनको पूरे फसाद की जड़ कहूं तो कुछ गलत नहीं होगा। इन्हीं की वजह से वो चीजें चालू हुई जिससे शेख हसीना वहां से गई, बांग्लादेश में इतना बड़ा विद्रोह हुआ, सड़कें जली, लोगों की हत्या हुई, सब कुछ हुआ, धार्मिक हत्याएं भी हुई। मैं इसको भी जोड़ना चाहूंगा। इन्होंने ही उस प्रोटेस्ट की स्थापना की थी। ये एक संस्था कह लीजिए आप, मंच कह लीजिए या पार्टी कह लीजिए, इंकलाब मोर्चा नाम की चलाते थे। इन्होंने सबको भड़काया शेख हसीना के खिलाफ, बांग्लादेश के रिजीम के खिलाफ, बोला कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो प्रोटेस्ट चालू हो गया। प्रोटेस्ट चलता रहा। मतलब इनका जो है ना हीरो बनने का सपना, बड़ा नेता बनने का सपना कुछ हद तक सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था। अच्छा, सब आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। उसके बाद साहब क्या करते हैं आप सुनिए। उसके बाद साहब को जुनून चढ़ता है चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ते हैं। ढाका 8 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ढाका के अंदर, वहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन जाते हैं और उसी दौरान इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी हत्या में क्या होता है भाई साहब, हत्या जैसे ही होती है वैसे ही
लोग जो है सड़कों पे आ जाते हैं। सड़कों पे क्यों आ जाते हैं और ये किस तरह के व्यक्ति थे? अच्छा, हत्या से कुछ दिनों पहले इन्होंने एक मैप जारी किया था और उसको उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश नाम दिया। जैसे ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर फरीदाबाद, ग्रेटर, ये सब हम जगह को नाम देते हैं जहां पर शहर के साथ कुछ हिस्सा जोड़ा जाता है। इन्होंने एक कंट्री के साथ ही कुछ हिस्सा जोड़ दिया, और हिस्सा क्या जोड़ा? जिसमें भारत के कुछ हिस्से मौजूद थे। तो हमेशा इनकी जो एक्टिविटीज थी, इनकी जो गतिविधियां थी, हमेशा से भारत विरोधी रही हैं साहब। इसीलिए ये वाकया हुआ इनकी मृत्यु का। अब कहना मुश्किल है क्योंकि इस पर किसी ने कमेंट नहीं किया है। तो उसके बाद जो है बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन खोज में लग गई इनके किलर्स की। तो इन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जारी की जिसमें इनके किलर्स ने कुछ काले कलर के कपड़े पहने हुए थे, सनग्लासेस लगाए हुए थे, एक ने हुडी पहनी हुई थी। और जैसे ही बात आगे बढ़ी तो इन्होंने भाई साहब 5 मिलियन टका, 5 मिलियन टका कितने होते हैं? लगभग $42,000 इतने का इनाम जारी कर दिया किलर्स के ऊपर। और किलर मिले कहाँ? किलर्स को पकड़ा पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने। कहां से पकड़ा साहब? बंगन कोई जिला है, नॉर्थ 24 परगना में, वहां से पकड़े गए हैं। इसी साल मार्च से पकड़े गए। तो उन किलर्स की एक्सट्राडिशन की बात भी हो रही है। अच्छा, बांग्लादेश का ये बहुत दोहरा चरित्र है। क्यों दोहरा चरित्र ये बताता हूं। बांग्लादेश जो है ना वो क्राइसिस में है इस समय पे। वहां पर मॉल, दुकानें, मार्केट सब 8 बजे बंद हो जा रहे हैं साहब। क्यों बंद हो जा रहे हैं? क्योंकि बिजली की कमी है, साथ में डीजल की कमी भी है, जनरेटर भी नहीं चला सकते साहब। भारत जो है बांग्लादेश को हर साल डीजल सप्लाई करता है, बिजली सप्लाई करता है, ठीक है। और इस वॉर के दौरान भी लगभग 30,000 मेट्रिक टन सप्लाई किया गया था। हमारे एक रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में, वहां से ये चीजें सप्लाई की जाती हैं। और लगभग एक 15 साल का अग्रीमेंट बनाया जब शेख हसीना की सरकार थी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार थी। 15 साल का अग्रीमेंट था जिसमें 1,80,000 टन की सप्लाई जो है एनुअली होनी थी, और वो होती रही लगातार। आप सोचिए ना, जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व एक क्राइसिस में था, तब भारत ने बांग्लादेश को 30,000 मेट्रिक टन सप्लाई दिया भाई साहब। उसके बाद भी आज ये देश हमें आग दिखा रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। इनको इतनी रिक्वायरमेंट है, डीजल हमसे मांगते हैं। इनके मिनिस्टर का बयान भी आप सुन लीजिए। इनके मिनिस्टर हैं इकबाल हसन महमूद, ठीक है साहब। और कौन से मिनिस्टर ने भी सुनिए? पावर, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज के मिनिस्टर, इनका बयान सुनिए आप। इन्होंने कहा था कि वी हैव अ पाइपलाइन विद इंडिया थ्रू विच डीजल इज सप्लाइड एंड वी हैव आस्क्ड देम टू प्रोवाइड मोर। अच्छा, एक दिन आप डीजल मांगने आ जाते हैं, अगले ही दिन आप मांगने आ जाते हैं बिजली, उसके अगले दिन आपकी और नहीं मांगे आ जाती है। मतलब इस तरह का डुअल कैरेक्टर चलने का कोई मतलब नहीं है साहब। परेशानी ये है कि आपको एक चीज पर अड़िग रहना होगा, ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी साहब। अगर भारत आते हैं तो इसमें बांग्लादेश का ही कुछ फायदा है, क्योंकि दो पड़ोसी मुल्कों को अगर एक साथ रहना है, कोऑर्डिनेशन में रहना है, तो इससे दोनों की भलाई होती है। अगर वो भारत आते हैं तो इससे बांग्लादेश का ज्यादा फायदा है, क्योंकि बांग्लादेश इस समय मुसीबत में है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है बांग्लादेश ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहा है। मैं बता दें, बांग्लादेशियों का नेचर जो है वो पाकिस्तानियों जैसा नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताओ इंपॉर्टेंट, जब इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई शरीफ उस्मान हादी की, तो वर्तमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने फेसबुक पे ट्वीट किया। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, सॉरी माफ कीजिए, फेसबुक पे पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, वी आर डीपली सैडेंड बाय द डेथ ऑफ शरीफ उस्मान हादी, स्पोक्स पर्सन ऑफ इंकलाब मोर्चा एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फॉर ढाका 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक भारत विरोधी व्यक्ति को भी समर्थन देने का काम तारिक रहमान ने किया है पास्ट में। तो ये डुअल नेचर कह लीजिए, ट्रिपल नेचर कह लीजिए, फोर्टाइल नेचर, कुछ भी कह लीजिए आप। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि उनका क्या कहना है कि अगर ये डिमांड्स भारत पूरी कर देता है तो वो आ जाएंगे, मतलब जैसे हमें उनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उनका ये कहना है। पर ऐसा नहीं है साहब। तो बांग्लादेश हैज रीआइटेटेड इट्स बांग्लादेश फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। तो आप देश को पहले रखिए। एक अच्छा सुझाव मेरा ये है कि अपनी डिमांड्स को आप इस समय हटाएं। आपको इस समय एनर्जी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, बहुत संकट में आपका देश। भारत आए, हमसे बात करें और शायद मिलजुल के कोई समझौता हो जाए या कोई सोल्यूशन निकल जाए। तो ये थी आज की कहानी। अगर आगे भी इसमें कोई अपडेट आता है तो मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा नई चीजों को लेके, नए फैक्ट्स को लेके। आप ग्लोबल अपडेट देख रहे थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।